अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इंतखाबात के बाद मुल्क में हुकूमत साजी के तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। आज 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। काबीना का पहला इजलास भी हो गया है, जिसकी सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ ने की है और अब से कुछ देर पहले जो काबीना से खिताब किया था वो भी कौम को दिखाया गया है। मगर इस काबीना में दो अहम वजारतें यानी वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला ऐसी शख्सियात को दी गई हैं जिनका ताल्लुक ना नून लीग से है, ना ही इत्तेहादी जमातों से है और ना ही ये दोनों वज़रा कौमी असम्बली या सेनेट के अभी तक रुकन हैं। मोहम्मद औरंगजेब को वजारत ख़जाना और मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला दे दी गई है। इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज जिन वज़रा से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया है उनमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, इसाक डार, अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, अहद चीमा, आजम नज़ीर तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर मकाम, चौधरी सालिक हुसैन, रियाज पीरजादा, जाम कमाल, उवैस लगारी, कैसर शेख, शिजा फातिमा ख्वाजा और अलीम खान शामिल हैं। अहम बात यह भी है कि आज हल्फ उठाने वाली नई काबीना में मोहम्मद औरंगजेब को वजीर ख़जाना जबकि मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमदान दिया गया है। हालांकि माजी में नवाज शरीफ ये दोनों वजारतें अपने सबसे काबिल एतमाद साथियों को देते रहे हैं। वजीर ख़जाना के लिए हमेशा इसाक डार नवाज शरीफ की पहली तरजीह रहे हैं। 16 महीने की इत्तेहादी हुकूमत के दौरान भी इसाक डार को बरतानिया से खुसूसी तौर पर बुलाकर मिफ्ता इस्माइल को ओहदे से हटा दिया गया था और इससे पहले भी नवाज शरीफ के अदवार में इसाक डार ही वजीर ख़जाना रह चुके हैं। इसके अलावा नून लीग की पिछली हुकूमतों में वजीर दाखिला के लिए नवाज शरीफ के करीबी अफराद को चुना जाता रहा है, जैसे कि चौधरी निसार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्ला। ये ही लोग वजारत दाखिला की जिम्मेदारियां निभाते रहे। मगर इस दफ़ा नून लीग की हुकूमत में हैरानकुन तौर पर साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमदान दे दिया गया है। हालांकि मोहसिन नकवी इस वक्त चेयरमैन PCB के अहदे पर भी काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मोहसिन नकवी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के करीब समझा जाता है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत पर तनकीद करते रहे थे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा निगरान हुकूमत को नून लीग की हुकूमत ही करार देते थे। मोहसिन नकवी की काबीना में शमूलियत पर तहरीक इंसाफ को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब उनकी बतौर वज़ीर दाखिला नामजदगी की खबर सामने आई थी तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा सद कैसर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया गया तो फिर हुकूमत भूल जाए कि किसी वक्त कोई बात हो सकती है। अगर वो अपॉइंट होते हैं बतौर वजीर दाखिला और आप लोगों के इतने उनसे रिजर्वेशंस हैं तो इसका मतलब कि कहीं से रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन तो बहुत छोटी बात है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी आगे इससे बहुत आगे की बात है, तो इसका मतलब मुफाहमत तो कहीं से नहीं होती नजर आ रही फिर। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये कि वो हमें मैसेज देंगे, फिर तो ये भूल जाए ना, फिर तो ये भूल जाए कि किसी वक्त कोई बात भी हो सके। अगर मोहसिन नकवी को लगाए तो इसका मतलब भूल जाए हुकूमत की कोई बात नहीं हो सकती उनसे। नहीं, अब तो अभी जो हमारे कंसर्न है, हमारे इश्यूज हैं, लेकिन इसका मतलब मैसेज देंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसके सख्त मैसेज देंगे। मोहसिन नकवी के हवाले से तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, मगर अब वो वफाकी वज़ीर बन चुके हैं और उन्हें वजारत दाखिला का कलमदान दे दिया गया है। मोहसिन नकवी हाल ही में पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया, आला तालीम के लिए अमरीका से सहाफ़त की डिग्री हासिल की और अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के साथ 2009 तक मुंसलिक रहे और फिर उन्होंने 2009 में ही लाहौर से एक निजी TV चैनल की बुनियाद रखी। मगर मोहसिन नकवी का बाकायदा सियासी सफ़र 2023 में ही शुरू हुआ। जनवरी 2023 में वो पंजाब के निगरान वज़ीर आला बने और फिर निगरान हुकूमत के आखिर में 6 फरवरी 2024 को उन्हें 3 साल के लिए PCB का बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया गया और अब वो इस ओहदे पर फाइज होते हुए वफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं। अहम बात यह है कि मोहसिन नकवी नून लीग की क़यादत के साथ साथ सदर जरदारी के भी करीब तसव्वुर किए जाते हैं, जबकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं जो पहली दफ़ा वफाकी काबीना में आए हैं और वफाकी वज़ीर बन गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान के अगले वज़ीर ख़जाना होंगे, जो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे अहम वजारत है। मोहम्मद औरंगजेब ने अप्रैल 2018 में HBL बैंक में बतौर सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शमूलियत इख्तियार की, जबकि इससे पहले वो JP मॉर्गन ग्लोबल कॉरपोरेट बैंक के CEO रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब बुनियादी तौर पर बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ बैंक्स के अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर भी मुंतखब हुए हैं और आज यह खबर आई है कि मोहम्मद औरंगजेब ने काबीना में अहम ओहदा संभालने के लिए निजी बैंक के ओहदे के साथ डच शहरियत भी छोड़ दी है। इसके अलावा नून लीग की वफाकी काबीना में आने वाले एक और अहम नाम अता तारड़ हैं। अता तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। अता तारड़ साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तारड़ के पोते हैं। अता तारड़ शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत में मामले खुसूसी बराए दाखिला और कानूनी उमूर रह चुके हैं। साथ ही अता तारड़ जुलाई 2022 में वफाकी काबीना में मामले खुसूसी बराए महकमा इंसदाद मंशियात रहे। इसके अलावा 2022 में वो हमजा शहबाज की मुख्तसर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान रहे और पंजाब में
में बतौर वजीर दाखिला भी उन्होंने काम किया है। इसी तरह परवेज लाई के भाई और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन भी नून लीग की वफाकी काबीना में शामिल हो गए हैं। 2018 में इन्हें 65 चकवाल से सालिक हुसैन ज़िमनी इंतखाबात जीतकर कौमी असम्बली के रुकन बने और फिर इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में उन्होंने नून लीग और उसके इत्तेहादियों का साथ देने का फैसला किया, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत में वो वफाकी वजीर बराए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ओहदे पर फाइज रहे। इस दफ़ा सालिक हुसैन गुजरात के हल्के इन्हें 64 से जीतकर नून लीग की वफाकी काबीना में शामिल हुए हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी काबीना में सिर्फ एक खातून को शामिल किया है, जिनका नाम शिजा फातिमा ख्वाजा है, जो मौजूदा काबीना में ही शामिल नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की भांजी हैं, जो 2013 से लेकर 2024 तक मुसलसल खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली के रुकन बनी है और वो गुज़िश्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए यूथ अफेयर्स रही हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने कल इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया, जहाँ एक दफ़ा फिर PTI के रहनुमाओं और कारकुनों को हुकूमती क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। मुतादिद गिरफ्तारियां की गई। लाहौर, इस्लामाबाद और शेखुपुरा में मुकदमात दर्ज हुए हैं। लाहौर और शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात में इस्लामी दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी लगाई गई हैं। लाहौर में रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार किया गया, मगर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि आज लाहौर की इंसिदादी दहशतगर्दी की अदालत ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए 42 मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। इसके अलावा लाहौर में PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है और हुकूमत पंजाब पर जोर दिया है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन के पुरअमन और आज़ादाना इज्तिमा के आईनी हक़ का एहतराम करे अगर वो रियासत पर अवाम का एतमाद बहाल करना चाहती है। साथ ही एहतजाज के दौरान बैरिस्टर लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मजम्मती एलामिया जारी किया है, मगर खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वादे किया है कि अगर सड़कें ब्लॉक करेंगे, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा और ये सियासी इंतकाम नहीं है। निज़ाम किस चीज़ का? अगर आप सियासत की आड़ में, अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया और वहाँ से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गए। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम, कल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। थैंक यू। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, जिसमें पूरे मुल्क से लोगों को दावत है। 23 मार्च को हम इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसे का एहतमाम कर रहे हैं। अफ्तारी के बाद रात के 10 बजे जलसा होगा और पूरे पाकिस्तान को दावत है। पिंडी और इस्लामाबाद आप सुन लें, इस जलसे की इजाजत के लिए हमने DC इस्लामाबाद को दरखास्त दी है, नहीं देगा, हाईकोर्ट से इजाजत लेंगे इंशाअल्लाह। इस पूरी सूरत हाल में सदारत से सुबुकदोश होने के बाद कल साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि उन्होंने 2-2.5 साल में इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इमरान खान के दरमियान पुल का किरदार। अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी, मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात हुए थे, जिसके 1 महीने बाद कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में इंतखाबी और हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया है। सदर मुमलिकत का भी इंतखाब हो गया है और आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो गए हैं, जिसके बाद अब सेनेट में 14 मार्च को 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और फिर सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को जनरल इलेक्शन होगा। बात करेंगे नून लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। फाइनली काबीना इन प्लेस है, आपने उस काबीना की और उस हुकूमत की अब तर्जुमानी करनी है, वजीर इत्तलात हैं आप। वज़ारत दाखिला के साथ ही तहरीक इंसाफ ने इसको एक मैसेज के तौर पर लिया है कि भाई ये तो रिजर्वेशन बहुत छोटी बात है, ये तो वादे तौर पर आपकी तरफ से पैगाम है और अब इसका जो है वो जवाब आएगा, तो
क्या उन्हीं के लिए मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाया गया? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ जी। और हमने इस मुल्क की आवाम की खिदमत करनी है और मईशत की बहाली वज़ीर आज़म साहब के प्रायोरिटी के ऊपर है। और वो चाहते हैं कि जो अशराफिया इस मुल्क में टैक्स एवेड करती है उसके लिए एक सिस्टम लाया जाए, एलीट कैप्चर वाले मामले को एड्रेस किया जाए। और आज उन्होंने टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ की भी बात की कि जो वो ब्लैक शीप हैं टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज़ में, उनको उन्होंने कहा जी हम परेड कराएंगे और जो अच्छे अफसरान हैं उनको रिवॉर्ड करेंगे। तो प्रायोरिटीज़ तो क्लियर हैं। देखिए, एक काबीना बड़े तवाज़ुन के साथ बनाई गई है और मैं समझता हूँ इसमें तजर्बाकार लोगों का, यंग लोगों का एक अच्छा उन्होंने इसमें एक बैलेंस रखा है। और ना सिर्फ ये, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाले भी लोग हैं। देखिए, मोहसिन नकवी साहब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनकी इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने इस मुल्क में बतौर एक जर्नलिस्ट भी काम किया, उन्होंने जब बिज़नेस चलाया तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की और एक इनोवेटिव आदमी है। मैं नहीं समझता कि खुदा ना खास्ता कोई किसी को टारगेट करने के लिए उनको लाया गया है या कोई उनको स्पेसिफिक टास्क दिया गया। देखें, वो बतौर केयर टेकर वज़ीर आला भी उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मगर उनकी केयरटेकर वजीर आला के तौर पर जो कारकर्दगी थी ऑपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर तो ऑपोजिशन बड़ा एतराज़ करती थी। वो तो कहती थी कि ये नून लीग की ही एक्सटेंशन है इस वक्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट है। और साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी ने भी ये एतराज़ उठाया था कि ये तो ऐसा लगता है नून लीग की एक्सटेंशन है केयरटेकर। तो मुल्क के लिए खिदमात तो बहुत सारे लोगों की है, इनको वजीर दाखिला इससे लगा है कि आप लोगों के लिए ज़ाती तौर पर ज़्यादा खिदमात है इनकी। नहीं, देखिए, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। बदकिस्मती समझ लें कि मोहसिन नकवी साहब के दौर में तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हमले कर दिए और वो एक बड़ी घिनौनी साजिश थी इस मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाने के लिए और आर्मी के इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने के लिए। और जिस तरह जिना हाउस को जलाया गया, देखिए, अब उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम था कि वो हरकत में आते और जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने शोदा की यादगारों को मस्मार किया और बेहुरमती की, वर्दी की भी और शोदा की यादगारों की भी, अब किसी तो एक्शन लेना था। तहरीक इंसाफ को तो ये प्रॉब्लम है और बड़ी क्लियर है। मैं समझता हूँ कि इवन ड्यूरिंग इलेक्शंस देखें, जो पंजाब में तहरीक इंसाफ को किसी उम्मीदवार को रोका नहीं गया, किसी उम्मीदवार को इलेक्शन वाले दिन पोलिंग कैंप लगाने से नहीं रोका गया, किसी को पोलिंग एजेंट बिठाने से नहीं रोका गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, शफाफ तरीके से उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम दी। तो मोहसिन नकवी साहब थे ना जिन्होंने फ्री हैंड दिया। इलेक्शन डे के ऊपर नहीं है इतनी शिकायत, मगर इलेक्शन से पहले की तो शिकायत है, छापे मारना, लोगों का रूपोश रहना, फिर सिर्फ उसी सूरत में छूट जाना जब वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दें अगर वो गिरफ्तार हो जाए। तो ये इलेक्शन के दिन की नहीं, इलेक्शन से पहले तो उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्जाम हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले का जो प्रोसेस है, जितने लोग 9 मई में मुलविस नहीं थे वो सामने आए तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी ठीक जमा हुए, वो पूरे इंतखाबी अमल का ठीक तरीके से हिस्सा भी बने। अब कोई शख्स है जो रूपोश था या मफरूर था, अब उसने जब सामने आना है तो ऑब्वियसली आप यकदम सामने आके ये डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट करें। आप जब रूपोश हैं और आप जाहिर होते हैं या आप मफरूर हैं और आप सामने आते हैं तो पहले आपको कानून का सामना करना पड़ता है। वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ जहां जहां होना था। मगर मैं समझता हूं कि बड़ी बैलेंस तरीके से देखें, पंजाब के अंदर हमारी पार्टी के जो स्टॉलवर्ट्स हारे हैं, मैं अपने हलके में जितने पोलिंग स्टेशंस पे गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बहुत बैलेंस थे। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में अपना किरदार अदा किया। अच्छा, मगर इसमें इशू ये है कि 9 मई हुआ और जाहिर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मामलात खराब थे, तो क्या वजह यह है कि बेनिफिशरी बेशक आप हो उस केयरटेकर गवर्नमेंट के, मगर आपके नुमाइंदे हैं नहीं मोहसिन नकवी साहब, वो इदारों के ही नुमाइंदे हैं, क्योंकि इख्तिलाफात इदारों के और पीटीआई के दरमियान थे और उसी को ऊपर उन्होंने जो कुछ किया और पीटीआई को उन पर एतराज है, तो आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं वो काबीना में, वो इदारों को ही कर रहे हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखें, अब जिस तरह औरंगजेब साहब हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर बने इस मुल्क के, उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज है, एक नीश है, वो एक सलाहियत रखते हैं।
तो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब को जो इंडक्ट किया गया है कैबिनेट के अंदर, उनकी अच्छी कारकर्दगी है और एक बैलेंस लेके चले हैं। मैं कतन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो या इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे या हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी एक अपनी एक परफॉर्मेंस है, उनकी एक अपना एक पुराना एक चला आ रहा है एक इस मुल्क में उनकी खिदमात हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ना सिर्फ मुतवाज़िन वज़ीर दाखिला होंगे, बल्कि वो इस्लामाबाद के हालात ठीक करने में, लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, कवानीन के हवाले से वो एक अच्छी तरह अपनी खिदमात देंगे। और मैं उनको देखें बतौर वज़ीर आला भी पूरी कौम ने उनको देखा, तो तहरीक इंसाफ वाले जो उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर 9 मई ना हुआ होता तो क्या वो इल्ज़ामात लगाते? ना लगाते। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ा मतलब सबके लिए उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया। और अगर कोई गिला शिकवा तहरीक इंसाफ को है तो उनको खुल के उसका इजहार करना चाहिए कि जी हमें ये गिले हैं मोहसिन नकवी साहब से। और फिर मोहम्मद कि उन्होंने बैलेंस के साथ पंजाब हुकूमत चलाई है। जरा मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं, उनका जो अपना करियर है वो तो है ही अपनी जगह, उसके ऊपर तो सवाल नहीं उठता, मगर उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर लगाए जाने में नवाज शरीफ साहब की मर्जी, कोई कुर्बत बहुत ज़्यादा थी आपकी पार्टी के साथ? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई इदारों की नुमाइंदगी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें ना, जो कैबिनेट बनी है वो हमारी ड्यू डिलिजेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर जो है वो बड़ी अरक्रेजी की है, बड़ा टाइम दिया है और मुशावरत की है। और मैं ये समझता हूँ कि औरंगज़ेब साहब का अगर आप सीवी देखें, वो वॉर्टन बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं। नॉट ओनली इज़ ही हाईली एजुकेटेड, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, और उन्होंने जो देखें वो प्राइवेट सेक्टर को जब छोड़ के आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की तनख्वाह और मराद को छोड़ के आ रहे हैं, तो यही कुर्बानी और इसार का जज्बा है कि जो प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स हैं जब वो आके काम करेंगे और उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने भी अपनी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट की हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। टैक्स नेट को बढ़ाना, अशराफिया जो ये फ़ायदा उठाती है उसको ख़त्म करना, और जो टैक्स जमा करने वाले इदारे हैं उसके अंदर हमें ये नजर आया कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम जो पिछला टेन्योर था उसके आखिर में उनकी बड़ी क्लैरिटी थी, IMF के प्रोग्राम के हवाले से भी, सख्त फैसलों के हवाले से भी, मगर उन्हें प्रॉब्लम आई, कहीं कहीं इसाकडार साहब की वजह से प्रॉब्लम आई। अब जबकि औरंगजेब साहब मौजूद हैं, औरंगजेब साहब का अगर हम देखें तो बड़ी क्लैरिटी है उन्हें कि मुल्क को आगे कैसे चलना है। अगर उनके माजी के इंटरव्यूज़ देखें, जो पॉलिसीज़ होंगी उसके बाद ज़ाहिर है और वाज़ेह पता चलेगा। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डिलीवर भी करेगा। जब आप कहते हैं कि जी हमने तो इसलिए हुकूमत ली है कि हम मुल्क के लिए ले रहे हैं, वरना तो जो मामलात हैं हमें पता है कि कितनी मुश्किल होगा इस हुकूमत को चलाना, तो आप फिर वो फैसले करेंगे भी, कहीं नवाज शरीफ साहब या कोई और रुकावट ना बन रहा हो, वो आप फैसले ना कर रहे हो, पॉलिटिकल कैपिटल भी आपका जाए और मईशत भी जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो नवाज शरीफ साहब बहुत फिक्रमंद हैं मईशत को लेके, और वो इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, और वो चाहते हैं कि ये मुल्क ठीक डगर पे चले और जो मुश्किल फैसले करने हम करें, और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस मुल्क की आवाम की मुश्किलात को हल करें। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, और इस पे आपस में बामी मुशावरत भी वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, डार साहब का आपने जिक्र किया, देखिए जब मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया उन 16 माह के अंदर, तो उसमें डार साहब का भी एक कलीदी किरदार था। शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल क्लैरिटी थी, मगर डिफ़ॉल्ट से बचा जाना उस वक्त मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। और जो उसके बाद इकॉनमी स्टेबल हुई, एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ, स्टॉक एक्सचेंज आपकी जो है उसमें एक मुस्बत रुझान आया, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो रुकी नहीं। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो डिफ़ॉल्ट से बचने की वजह से काफ़ी इस्तेहकाम आया था। तो फिर इसाक डार साहब आपके वज़ीर ख़ज़ाना क्यों नहीं है फिर डार साहब? क्योंकि ये समझा गया कि इसाक डार साहब शायद वज़ीर ख़ारजा के तौर पे अपनी बेहतर कारकर्दगी दे सकें। तो ये तो देखें ना, और इस मुशावरत में ये नहीं है कि ये डिसीजन इन आइसोलेशन लिया गया हो, इसमें बाकायदा तौर पे इसाक डार साहब का मशवरा भी शामिल था। तो हम ये समझते हैं कि अब इस दफ़ा जो काबीना बनाई गई है, बैलेंस के साथ हर किसी को एक स्पेसिफिक टास्क, एक रोल दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन एक बना है पॉलिटिकल लोगों का, एक्सपर्ट्स का, एक्सपीरियंस लोगों का, यूथ का, ये काबीना इंशाअल्लाह ताला
इस मुल्क के मसाइल भी हल करेगी, मईशत को भी वो ठीक डगर पे चलाएगी, और मैं समझता हूँ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो राइट स्टेप्स हैं वो लेगी। वैसे मगर आपको ये भी एहसास है और इदराक है गवर्नमेंट को कि चाहे वो इदारों के साथ ताल्लुकात हो या फिर ऑपोजिशन का एहतजाज से निपटना हो, वो उसी सूरत में होगा जब आप इकोनॉमिकली डिलीवर करेंगे। अगर इकोनॉमी ने नहीं डिलीवर किया तो ये हुकूमत 6 माह बाद एक बहुत कमज़ोर हुकूमत बन जाएगी। इदारों के साथ शायद ताल्लुकात भी वो जो बोझ है वो सारा आपके ऊपर आ रहा हो। 16 माह की जो हुकूमत थी उसके बोझ की कीमत आप ही ने अदा की, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं की। उन्होंने ज़्यादा सीटें ले ली हैं 2018 के मुकाबले में और सिंध से और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस का इदराक भी है और हम ये समझते हैं कि सब ने मिलजुल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब की आज की काबीना में भी बातचीत देखें, उन्होंने अपोजिशन के हवाले से भी बात की और उन्होंने जब फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद पहली तकरीर की थी तो उन्होंने मिसाक मईशत के साथ मिसाक मफामत की बात इसलिए की थी कि अभी अव्वलीन तरजीह इस मुल्क की मईशत को बचाना है, जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना है, अवाम जो महंगाई में पिस चुके हैं उनको रिलीफ देना है। तो ये मिलजुल के होगा, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम समझते हैं कि सबको इसमें अपना किरदार अदा करना है और ऑपोजिशन को भी किरदार अदा करना है। तो हम उनसे भी मुल्तमस हैं कि ये आप ऑपोजिशन को एहतजाज तो करने दें। वो कल उन्होंने एहतजाज किया और अरेस्ट हुए, सलमान खान राजा साहब हों, लतीफ़ खोसा साहब हों, FIRs ऐसी काट दी गई कि जी ये बहुत हंगामा कर रहे थे, पुलिस को मार रहे थे। हालांकि हमने मुख्तलिफ नुमाइंदों से पूछा, उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं हो रहा था। जिन जिन जगहों पर इस किस्म की FIRs काटी गई हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ, तो आप एहतजाज नहीं करने देंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी? एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का आइनी और जमहूरी हक है, इसमें कोई इबहाम है ही नहीं। मगर आप देखिए कि जिन मकामात की कॉल दी गई थी 9 मई से पहले, लिबर्टी मार्केट राउंड अबाउट की कॉल दी गई, वहाँ पे अस्करी टावर जलाया और उसके बाद पूरी की पूरा जो मजमा था उसको कॉल दे दी गई कि जी आप कोर कमांडर हाउस की तरफ मार्च करें। अभी वो ज़ख्म हरा है, वो ज़ख्म भरा नहीं है। और जिन शुदा की यादगारों को बसमार किया गया, आज भी उनके ख़ानदान जो हैं वो बड़े डीपली डिस्टर्ब्ड हैं। तो देखिए, इसका एक तरीक़ेकार है। जब आपने एहतजाज करना है, आपने इंतज़ामिया से परमिशन सीख करनी है, आप साइन करते हैं बाकायदा एक मुआहदा, आप एक स्टैम्प पेपर देते हैं कि जी तोड़ फोड़ नहीं होगी, जलाओ घेराव नहीं होगा। देखिए, आप एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करें। इसमें शक नहीं है तार साहब, ये कि ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगी ना मुतासिर हो, प्रोटेस्ट इसी तरीके से होना चाहिए, दुनिया भर में इस तरीके से होते हैं। मगर अब ज़्यादा बेहतर नहीं है हुकूमत एक स्टेप आगे बढ़े कि जी आपने एहतजाज करना है, जैसे वो 23 मार्च का कह रहे हैं कि हम जलसा करेंगे, एहतजाज करेंगे। आप बताएं कौन सा मकाम होगा, उस मकाम पर आपका एहतजाज होगा, आपको एहतजाज करने दिया जाएगा, आप पर कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। यहाँ से आप बाहर निकले, आपने लोगों को तंग किया तो फिर रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। आप पहला स्टेप ले लें, बजाय इसके किस तरीके से गिरफ्तारियाँ हो रही हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, इसका एक प्रोसीजर है। आपने इंतज़ामिया को एक दरख्वास्त देनी है, आप कानून को वायलेट करके तो फिर उसके बाद एहतजाज करके ये नहीं कह सकते कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें। अगर इंतज़ामिया आपकी उस एप्लीकेशन को खारिज भी करती है तो आपके पास एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का राइट है, आपको मीडिया पे आके बात करने का राइट है कि जी ये हमारी जस्टिफाइड एप्लीकेशन थी, इसको रिजेक्ट किया गया है। अगर आप बगैर एप्लीकेशन दिए, बगैर रूट का तयन किए, बगैर जगह का तयन किए और 9 मई के वाकयात, क्योंकि बिल्कुल अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसको मुकम्मल हुए हुए, आप अगर ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर देखें आप फिर आपको कौन इजाज़त देगा? आपने जब इजाज़त मांगी नहीं है, आपने प्रोसीजर ही नहीं अडॉप्ट किए, तो देखिए इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद कोई गिला करे तो बिल्कुल जायज़ है। बहुत शुक्रिया, तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आपको बता देते हमने तहरीक इंसाफ को भी इस हवाले से प्रोग्राम में आने की दावत दी है। कल जो कुछ हुआ इस हवाले से उनका मौक़िफ़ मालूम करने के लिए, मगर तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा प्रोग्राम में नहीं आया है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहाँ मामला जा रहे हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज वफाकी काबीना ने हल्फ भी उठा लिया है, हुकूमत बन चुकी है। ऑन पेपर देखा जाए तो एक मजबूत हुकूमत नज़र आती है, 2/3 मेजॉरिटी वाली इत्तेहादियों के साथ हुकूमत नज़र आती है। मगर उसके बावजूद हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, कैसे चलेगी, अभी से ही हुकूमत बनते ही ये सवालात पैदा हो गए हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, उनकी वज़ीर दाखिला बनने के हवाले से ख़ुद तहरीक इंसाफ सवाल उठा रही है कि ये तो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है हमारे लिए। हमारे साथ सीनियर सफ़ी ज़रकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, काबीना ने हल्फ उठा लिया, हुकूमत अभी बनी है, ऑन पेपर 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है इत्तेहादियों के साथ, तो नंबर्स तो बहुत मजबूत हैं। मगर उसके बावजूद अभी से बातें हो रही है चलेंगे नहीं चलेंगे, तहरीक इंसाफ पर मुश्किल टाइम आएगा या यहाँ से उनका रास्ता निकलेगा। मोहसिन नकवी साहब का वज़ीर दाखिला बनना क्या होने जा रहा है?
देखें शाहजेब, ये तो अक्सर होती हैं। जब इमरान खान की हुकूमत भी बनी तो आपको पता है कि उनको उस इलेक्शन को पीटीआई के सिवा बाकी तमाम सियासी, मजहबी और कॉपर्स जमातों ने मुस्तरद किया था, और उस वक़्त ये बातें हो रही थी कि ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग उसके साथ जब तक थी तो उस हुकूमत को कोई नहीं हिला सकी, और जब इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग पीछे से हट गई तो फिर उस हुकूमत को कोई बचा नहीं सकी। तो जो मौजूदा अभी बसात बिछी है उसके पीछे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल बैकिंग है, और जरदारी साहब को भी अपना हिस्सा मिल गया है और मुस्लिम लीग नून को भी अपना हिस्सा मिल गया है, और एक लिहाज से पीटीआई को भी खैबर पख्तूनख्वा में अपना हिस्सा मिल गया है। और बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। तो इसलिए मुझे तो फौरी तौर पर इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। साहिब साहब, एक बात जो हमने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं से इंटरव्यू में भी पूछी कि जब पीडीएम थी उन्होंने शुरू में बड़ी कोशिशें की, मौलाना ने भी कोशिशें की, मगर रास्ता उसी वक्त निकला जब दरार आई इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जनरल बाजवा के दरमियान। वो दरार आई जब हुकूमत नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, अपोजिशन ने एक पूरा मोमेंटम क्रिएट कर दिया। तो आप क्यों नहीं इंतजार करते? तो उनका कहना यह है कि उन्हें ऑलरेडी लगता है कि इस वक्त वो फ्रंट फुट पर हैं और इदारे बैक फुट पर हैं। इलेक्शन के बाद से इदारे संभल नहीं पाए हैं, इसलिए वक्त है प्रेशर लगाने का। कुछ तो ये भी कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है इदारों से बात करने की, हम तो सियासी जमातों से बात करेंगे, यहीं से रास्ता निकालेंगे। क्या वाकई एक प्रेशर है इलेक्शन के बाद से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जितना बाहर तासुर दिया जा रहा है या पीटीआई वाले तासुर दे रहे हैं या बाकी लोग दे रहे हैं, तो उतनी इस्टेब्लिशमेंट में परेशानी नहीं है उनकी सफ़ों में, और वो हालात को अपने कंट्रोल में समझते हैं। मतलब मगर इस जो इलेक्शन हुआ वो ज़ाहिर है उनकी तवक्कात के तो बरक्स आया है, और तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया है। उसके बाद किस तरीके से उन्हें जो रिज़र्व सीट्स हैं उनसे महरूम करना, ये सारा का सारा मामला होना, ये जो बाद में हुआ और बाद में किया गया, उससे इस बात की निशानदेही नहीं होती है कि जो चीज़ें प्लान के मुताबिक तो नहीं हो पाई? नहीं, यकीनन 100% प्लान के मुताबिक नहीं हो पाई, लेकिन हमेशा जो ताकत होती है वो ताकतवर ज़्यादातर सदमे वो सह सकता है, लेकिन जो कमज़ोर होता है तो वो नहीं सह सकता। मसलन आलमी सतह पे आप देखें कि अमेरिका ने कितने बड़े ब्लंडर्स किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन ब्लंडर्स को सहार गई। लेकिन उसके बरक्स अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक उस तरह के ब्लंडर करे तो वो उसको नहीं सहार सकती। तो पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुआवजना यही है। इस्टेब्लिशमेंट ब्लंडर्स कर भी लेती है या उससे हो भी जाती है, नताइज भी उसके तवक्कुआत के ख़िलाफ़ आ जाते हैं, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हैं और इतनी ज़्यादा उनकी कमज़ोरियाँ हैं तो वो उनके लिए कोई ख़तरा नहीं बन सकती। और इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट कोई पीटीआई को अपने लिए पहले से बड़ा ख़तरा समझती है। मतलब फिर पीटीआई के लिए एक कम से कम इतनी ओपन फील्ड होगी कि वो एहतजाज करें। ये क्रैकडाउन ज़ाहिर संडे को हो गया, मगर आगे ना हो पाए, उन्हें स्पेस मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अब हुकूमत आ गई है, हुकूमत अपनी जगह पर होगी, इतनी स्पेस मिलेगी उन्हें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बहरहाल एहतजाज अगर वो आईनी और कानूनी दायरों के अंदर हो तो ये हक पीटीआई को भी मिलना चाहिए। अभी तक एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाकी पार्टियों को तो इजाज़त होती है लेकिन पीटीआई को बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाता। खुसूसन कल जो पंजाब में रवैया अपनाया गया, तो गलती तो दोनों पर ही कर रहे हैं कि पीटीआई बग़ैर इजाज़त के जलसे करना चाहती है, हालांकि उसके लिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त हो। तो पीटीआई को एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त लेनी चाहिए, और हुकूमत को अगर वो एहतजाज करना चाहे तो उनको एहतजाज का हक देना चाहिए। तो इलेक्शन के बाद एक नई थोड़ी सी ज़िंदगी आई है पीटीआई के वर्कर्स में और उनके सपोर्टर्स में और उनकी लीडरशिप में, लेकिन मेरे ख्याल में आगे जो फैसले खुसूसन 9 मई के हवाले से जब जो फैसले आने वाले हैं तो उसके बाद दोबारा पीटीआई उस पोजीशन पे चली जाएगी। मतलब कैसे ऐसे फैसले, और क्या आप लीडरशिप के हवाले से बात करें, कारकुनों के हवाले से बात करें जो फैसले आएंगे? देखिए, जो उनके ट्रायल तो हो चुके हैं,
लेकिन आला अदलिया के फैसले के तनाजुर में उसको अनाउंस करने का इंतज़ार है। तो जब वो अनाउंस हो जाएंगे या अगर उसमें अहम किरदार पीटीआई के पकड़े जाते हैं, उसमें उसकी गिरफ्त में आते हैं, तो फिर तो यकीन फर्क पड़ेगा पीटीआई पे। अच्छा, मगर इमरान खान साहब को जेल में रखना मुमकिन रह पाएगा? जो 3 ज़ाहिर उनके खिलाफ फैसले आए वो इस तरीके से आए एक हफ्ते के अंदर अंदर कि बहुत सीनियर कानूनदान सवाल उठाते हैं कि जी ये कोई फेयर ट्रायल हुआ नहीं है, ये स्टे कर नहीं पाएंगे। तो अगर ये और अब क्योंकि उनकी अपीलों पर भी समातें शुरू हो गई हैं, आज भी हुई है, ये ठहर पाएंगे? इमरान खान साहब जेल में रह पाएंगे? नहीं, देखें, पाकिस्तान में खैर कल के बारे में तो कोई भी पेशनगोई नहीं कर सकता और तज्जिया तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है और वो अफराद क्या सोचते हैं ये तो अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर भी आते हैं, अभी भी मेरे ख्याल में अगर मुझसे कोई मेरी मर्जी होती तो मैं इमरान खान साहब को कभी भी जेल में ना डालता। तो इमरान खान साहब अगर जेल में बाहर भी आते हैं तो उनकी सियासी क़ुव्वत तो वही रहेगी जो कि मौजूदा सेटअप के नतीजे में उनको मिली है। सब मगर वो जेल में रहते हुए इलेक्शन जीत गए, उनका ये दावा है, तो बाहर आएंगे तो ये हुकूमत को चलने नहीं देंगे। हमने 2013 के बाद भी देखा, जब तो खैर उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, चलने नहीं दे रहे थे हुकूमत को। बेशक वो झूठे इल्ज़ामात हो, 35 पंक्चर, सारी चीज़ें, धरने, वो सब कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट कीमा पे कर रहे थे उस वक्त। अब उनका ये कॉन्फिडेंस है कि हम खुद इतनी बड़ी क़ुव्वत है कि हुकूमत चल नहीं पाएगी। शाहजेब, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जो कोई इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे होता है तो उनकी ज़िंदगी पुरसहूलत होती है, लेकिन आवाम की हिमायत उसे हासिल नहीं होती। और जब वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बन जाती है तो फिर उस आवाम उनके साथ होते हैं, लेकिन उनके लिए आजमाइशें बहुत होती हैं। मसलन जब नवाज शरीफ जेल में थे या जलावतन थे, मुस्लिम लीग नून के दर्जन और दीगर रहनुमा जेलों में थे, तो उस वक्त जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें मोर देन 90% मुस्लिम लीग नून जीतती रही। यानी उस वक्त आवाम की हमदर्दियों की मुस्तहिक मुस्लिम लीग नून थी। और अब जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो उनको हमदर्दी के वोट पड़े। अगर कोई इमरान खान साहब के वोट को कम करना चाहता है और उनके सपोर्ट को कम करना चाहता है तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। मतलब अगर जो फॉर्म 45 की तलवार लटकती रहेगी, अगेन ऑन पेपर 2/3 मेजॉरिटी, बट ये अगर फॉर्म 45 की के मुताबिक तरीके साफ कहती है कि तो जीते ही नहीं है, हम जीते हुए हैं, ये तलवार लटकी रहेगी, इसका कोई नतीजा भी आएगा या ये ऐसे ही निकल जाएगा जो कासिम सूरी साहब का मामला था? ये 5 साल आरटीएस के फेल होने का भी की तलवार जो है वो लटकती रही, लेकिन उस तलवार ने तो किसी को ज़बा नहीं किया। जब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए तो उसने उस हुकूमत को ज़बा किया। तो इस हुकूमत को भी जब तक ताल्लुकात अच्छे हैं चलते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। यही पाकिस्तान की तारीख तो हमें ये बताती है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तनाज़ा नहीं आता तो हुकूमत महफूज होती है। बहुत शुक्रिया साहब तज़िया दे रहे थे। प्राइवेट ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम खबर है, बड़ी अहम समात हुई है जिसे काजी फाइज़ साहब ने की है, तफसील आप शामिल रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट में आज एफआईए की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करने का खुद नोटिस केस की समात हुई, जहां समात के दौरान अदालत में सहाफ़ी असद अली तूर की गिरफ्तारी का मामला भी सामने आया, जिन्हें एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था। इस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने एफआईए पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप सिर्फ हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। इसके अलावा आज की समात में जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद के खिलाफ बनने वाली जीआईटी के हवाले से भी अहम रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज केस की समात की। समात के आगाज़ में चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने आईजी इस्लामाबाद की तरफ से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और अबसार आलम पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं? इन आईजी को हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए, आपको और कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। आईजी इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे ख़राब हो जाते हैं। इस दौरान प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि असद अली तूर इस वक्त जेल में है। इस पर जस्टिस काजी फाइज़ ने उनसे सवाल किया कि असद तूर जेल में क्यों है? बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि असद तूर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। जस्टिस इरफान सादत खान ने पूछा कि क्या एफआईआर में इन अफसरान का जिक्र है जिनका वक़ार मजरूह हुआ?
बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि एफआईआर में किसी अफसर का नाम नहीं लिखा है। चीफ जस्टिस ने एफआईए के अफसर से पूछा कि एफआईआर में जो दफात हैं ये किस तरह से लगाई गई हैं, आप हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं, बताइए ज़रा। चीफ जस्टिस के सवाल पर एफआईए अफसर चुप रहे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि आप में से कोई पढ़ा लिखा भी है या नहीं, आपने एफआईआर में किसी प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया, किसी ट्वीट का जिक्र नहीं किया, सिर्फ हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। क्या हमने कोई शिकायत की है? क्या किसी जज ने या फिर रजिस्ट्रार ने शिकायत की है? इस पर एफआईए एहलकार ने जवाब दिया कि नहीं, आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। तो जस्टिस काजी फाइजा ने मजीद रिमार्क दिए कि एफआईआर में आप सिविल सर्वेंट्स कह रहे हैं, हम तो जजेस हैं, क्या हम उस शख्स के खिलाफ एफआईआर ना दर्ज करवा दें जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया है? अवाम तो इस बात पर यकीन भी कर लेंगे, हम में बहुत सब्र है। लोग झूठी खबरें भी चलाते हैं, पूछते भी नहीं, तरदीद नहीं करते, झूठी खबर के बाद इतना नहीं करते कि हमसे पूछ लें, हम में बहुत बर्दाश्त है। समाअत के दौरान आईजी इस्लामाबाद के अदालती सवालात के जवाब ना देने पर चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि हर सवाल के जवाब में आप माय लॉर्ड कहने लग जाते हैं। अगर अब माय लॉर्ड कहा तो आपको जुर्माना करूंगा। लगता है आईजी इस्लामाबाद मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइसा ने सहाफ़ी असद अली तूर के खिलाफ एफआईए की जानिब से दर्ज एफआईआर का जायजा लिया और रिमार्क दिए कि असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नोयत की दफात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफात का इतला कैसे होता है? इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है और एफआईआर में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं किया गया। ये तो अदलिया के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। इस पर प्रेस एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज से पहले ही JIT कायम की गई थी। इस JIT का नोटिफिकेशन कदम करार दिया जाए। JIT में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शामिल हैं। इस दौरान जस्टिस काजी फाइसा ने रिमार्क दिए कि क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। ना तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की और ना ही रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई। इस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। क्या हम अब अदलिया को बदनाम करने पर FIA के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? FIA के मुतल्लिक अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइसा ने FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने ये मेहरबानी हम पर क्यों की कि हमारा नाम इस्तेमाल करके FIR काट दी। जो दफात असद तूर पर लगाई गई ये लगती ही नहीं, थोड़ी और भी दफात फेंक देते ना मुकदमे में। क्या हम ये हुक्म दें कि FIR उस FIA एहलकार के खिलाफ दर्ज की जाए जिसने हमें बदनाम किया? चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है? ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं। कानून का निफाज ISI का दायरा इख्तियार नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए? क्या दबाव डालने के लिए इंटेलिजेंस के लोग शामिल किए गए हैं? जब ऐसे लोग JIT में शामिल होंगे तो पुलिस की चलेगी या इन लोगों की? अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज़ा ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और अफसार आलम पर हमले के खिलाफ पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में कहा गया कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने ताउन नहीं किया, तो पुलिस बताए किस किस्म का ताउन नहीं किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, इस बारे में अदालत की मामलत करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इसका मतलब है कि सीनियर पुलिस अफसर की रिपोर्ट गलत है, तो क्या इसको फारिग कर दें? सारा मालूमात तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। आज समाअत के दौरान अदालत ने असद तूर केस में FIR पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि असद तूर के खिलाफ FIR में 2 दफात नहीं बनती थी। जस्टिस काजी फाइज़ा ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से पूछा कि क्या आपको अटॉर्नी जनरल पर भरोसा है? बैरिस्टर सलाउद्दीन ने जवाब दिया कि मुझे अटॉर्नी जनरल पर भरोसा है। जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि हम ज्यादा लंबी तारीख नहीं रखेंगे, देख लेते हैं ये क्या करते हैं। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि FIA पीका के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ इन मामलात पर कार्रवाई कर ही नहीं सकती। सिर्फ पीका सेक्शन 20 में ऐसे इल्जामात पर कार्रवाई होती है, मगर इसमें शिकायत कुरुंदा का नेचुरल पर्सन होना लाजमी है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपकी पटिशन के नकाद पर हम इन्हें नोटिस जारी करेंगे। आज की समाअत में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की जानिब से 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पर आयद किए गए इल्जामात का भी तस्करा हुआ। जस्टिस काजी फाइज़ा ने रिमार्क दिए कि एक कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की। ये बयान तमाम टीवी चैनल्स ने बगैर तस्दीक चला दिया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले उसकी तस्दीक की जाती है। किसी सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाने वाले से ये नहीं पूछा कि इल्ज़ामात का सबूत क्या है, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? तो क्या हम तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस जारी करते? फिर कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मीडिया चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। आम आदमी को तो पूरा इल्म नहीं होता, आम आदमी तो ऐसे इल्ज़ामात को सच समझेगा। इदारों को इस तरह कमज़ोर करना क्या दुरुस्त बात है? क्या मीडिया ने नशर करने से पहले कोई शवाहिद मांगे? मैं ज़ाती तौर पर तौहीन अदालत को इस तरह इस्तेमाल
इस्तेमाल करने को पसंद नहीं करता। इस दौरान बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत को बताया कि अगर कोई अदलिया के इमेज को बतौर इदारा खराब करे तो अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, मगर ये तलवार FIA को देना आज़ादी इजहार को कुचलना है। अदालत तौहीन अदालत में चाहे तो FIA की मुआवनत बतौर इदारा ले सकती है। आज की समाअत में अदालत और अटॉर्नी जनरल दोनों ने अफसार आलम और मतीउल्लाह जान के हवाले से पुलिस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पीका एक्ट के तहत बनाई गई GIT के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। आज की समाअत के बाद अदालत ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि प्रेस को किसी सूरत हिरासत करना नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रेस की आज़ादी बुनियादी हुकूक में शामिल है। बादियों नज़र में पुलिस और FIA सहाफ़ियों पर हमलों की तफ्तीश के बजाय सहूलतकारी कर रही है। फिर अदालत ने असद अली तूर की FIR के हवाले से अपने हुक्मनामे में लिखवाया कि FIR में जजेस के खिलाफ शरंगेजी की मुहिम का इल्ज़ाम लगाया गया। अदालत ने पूछा कि FIA को किसी जज या रजिस्ट्रार ने शिकायत की, जिस पर FIA हुक्काम ने नफी में जवाब दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि FIR के मंदरजात को मान भी लिया जाए तो भी यह काबिले दस्त अंदाजी जुर्म नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सहाफ़ी असद अली तूर के खिलाफ FIR में दर्ज किए गए सेक्शन 9 और 10 का इतलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल इस मामले को देखकर हुकूमत को एडवाइस करेंगे। मुतालिका दफात सिविल सर्वेंट से मुताल्लिक हैं। FIR मुबहम है। इसके बाद अदालत ने सहाफ़ियों को हिरासत करने का खुद नोटिस केस की मजीद कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।